है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सीए फाइनल में हैं और सीए फाइनल में जो फर्स्ट पेपर होता है वो होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और अपन न्यू सिलेबस की बात करें तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो न्यू सिलेबस है वो कंप्लीट चेंज है। जो पास्ट में चल रहा था, जो एज के अकॉर्डिंगली वर्किंग होती थी, उसके बजाय अब इंडेक्स के अकॉर्डिंगली वर्किंग हो रही है और ये काफ़ी बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। और स्पेशली जब इंटर में स्टूडेंट एएस पढ़ के आता है और बाद में सीए फाइनल में इंडेक्स अप्लाई होते हैं तो उसको बहुत सारी कंसेप्ट नई दिखाई देती है और उसको लगता है कि ये इंडेक्स किस तरीके से सोल्व हो पाएंगे। और सीए फाइनल एफआर हमारा क्लियर कैसे होगा, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है। इसमें 4 मॉड्यूल इन्वॉल्व हैं और 4 मॉड्यूल में भी पहले प्रैक्टिकल बेस होता था, अब काफ़ी कुछ थ्योरेटिकल बेस हो गया। तो पास होने की भी दिक्कत महसूस होती है मैक्सिमम बच्चों को। ये हमारे पास ही आता है कि साहब इसमें पास भी कैसे हों, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो देखो, सीए फाइनल की जो एफआर है वो लगता काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसको अपन ढंग से सिस्टमेटिक एनालिसिस करके और इसकी स्टडी करें तो ईजिली अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। इसमें जितना हर्डल दिख रहा है उतना बड़ा हर्डल नहीं है। तो आप लोग इसके लिए चैप्टर्स जो भी हैं उन चैप्टर्स का सबसे पहले एक एबीसी कैटेगरी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम किस कैटेगरी को लेके चलें जिससे कि कम स्टडी में हम पास तो हो जाएं। इसके बाद में टाइम बचता है तो उसके बाद में कौन से चैप्टर हमें ऐड करने चाहिए सेकंड स्टेज पे, और बाद में भी टाइम बचता है तो थर्ड स्टेज पे कौन से चैप्टर ऐड करने चाहिए। तो ये एबीसी कैटेगरी आपको आइडेंटिफाई होना जरूरी है जिससे कि आप कम से कम पास होना तो श्योर कर लें। इसके बाद टाइम बचता है तो और अच्छे स्कोर के लिए या और टाइम बचता है तो रैंक के लिए वर्किंग की जा सकती है, लेकिन मिनिमम पासिंग कैसे हो ये जरूरी है। क्योंकि जैसे मैं पास्ट एग्जाम्स के भी मार्क्स देखता हूँ तो मैक्सिमम बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जो है वो एफआर में काफ़ी कम आते हैं, लेकिन वो उन्हीं बच्चों की कम आते हैं जो पूरा प्लानिंग से वर्क नहीं कर पाते हैं। अगर वो पूरी प्लानिंग से ढंग से वर्क कर ले तो एफआर में फेल नहीं हो सकता। तो देखो, एफआर में क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, किस तरीके से हम एबीसी कैटेगरी करेंगे, किस चैप्टर को स्ट्रेस देंगे, उसमें से किस पार्ट को स्ट्रेस देंगे, ये सब चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा। तो आप अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस में देखो, अपन जो मॉड्यूल में एफआर के मॉड्यूल में आते हैं तो एफआर के मॉड्यूल में आप देखोगे तो ये 4 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल 1 में आपको 1 से लेकर 6 चैप्टर हैं, मॉड्यूल 2 में चैप्टर नंबर 7 और 8 हैं, और मॉड्यूल 3 में चैप्टर 9, 10, 11, 12 है, और ये 4 जो मॉड्यूल है उसमें आपका 13, 14, 15 और 16, 17 5 चैप्टर्स हैं। तो इसमें देखो, जो एक कैटेगरी की बात है जिसमें आपको कौन कौन से चैप्टर लेने चाहिए, तो अपन बात करें 3 चैप्टर की। जो आपका चैप्टर नंबर एक तो 12 है, एक तो ये चैप्टर नंबर 12 है, एक चैप्टर नंबर 13 है और एक चैप्टर नंबर 14 है। जो चैप्टर नंबर 12 है ये है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, चैप्टर नंबर 13 है ये है आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन का, और चैप्टर नंबर 14 है वो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 3 चैप्टर। अब ये 3 चैप्टर हैं तो इन 3 चैप्टर्स के वेटेज की बात करें अपन तो जो पास्ट एक्सपीरियंस है और जो आईसीए ने वेटेज दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली अराउंड इन तीनों चैप्टर्स में से 45 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 3 चैप्टर में 45 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपसे ज़्यादा चीज़ नहीं हो और ये 3 चैप्टर भी कर लेते हैं तो भी आप पास हो सकते हैं। और इन 3 चैप्टर जो बात है इन तीनों चैप्टरों की, तो इन तीनों चैप्टर में वॉल्यूम देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलेगी, लेकिन ये 3 चैप्टर ऐसे हैं कि इसमें अगर आपने जो इसमें जो एग्जाम्पल दे रखे हैं तो उसमें 2 तरह के एग्जाम्पल है, एक जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व है और दूसरा जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है। तो इन 3 चैप्टर्स में अगर आप जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व है उन एग्जाम्पल्स को ढंग से कर लें तो उन एग्जाम्पल्स में फिगर भी है प्लस साथ में उसकी थ्योरी भी दे रखी है, तो उन एग्जाम्पल्स को कर लेंगे और पास जब टेस्ट योर सेल्फ के जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे तो आप 45 मार्क्स के लिए एलिजिबल हो गए, यानी 45 मार्क्स का पेपर इसमें से आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हो। तो एक कैटेगरी में देखो 3 चैप्टर तो आपको ये रखना है 12, 13 एंड 14, जिसमें 45 मार्क्स के पेपर आ जाएंगे। इसके अलावा अपन आगे बात करें, इसके अलावा एक कैटेगरी में जो आप ले सकते हो, एक ये
चैप्टर नंबर 11 है, इस 11 का चैप्टर नंबर जो 11 है, उस 11 में जो यूनिट नंबर 2 है ईपीएस, ये ईपीएस वाला ले सकते हो। और इसके अलावा आपका जो ये चैप्टर नंबर 10 का जो यूनिट 2 है इनकम टैक्स वाला, ये ले सकते हो। तो ये अगर आप 2 चैप्टर और ले लेते हो और एक जो है ये आप ले लो एम्प्लॉयज बेनिफिट, ये 3 चैप्टर ले लेते हो तो आप ये मान के चलिए कि अराउंड 15 मार्क्स का पेपर जो है इसमें से आपका आ जाएगा। तो आपके 12, 13, 14 3 चैप्टर तो वो गए, प्लस एक जो 9 का फर्स्ट पार्ट, 10th का फर्स्ट पार्ट और 11th का सेकंड पार्ट, जिसमें इनमें वॉल्यूम भी कम है और ये आप पढ़ भी सकते हो इजीली। और इसके अलावा हम देख के चले मॉड्यूल नंबर 2 में से, तो मॉड्यूल नंबर 2 में अगर आपने इंडेक्स 16 और इंडेक्स 116 कर लिया आपने, तो इन दो में जो है अराउंड ये मान लीजिए कि लगभग 7 यानी 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आपके आ सकते हैं। और इसके बाद में अपन बात करें यहाँ पे, तो एक जो है चैप्टर नंबर जो मॉड्यूल 1 है उसमें चैप्टर नंबर 5 का यूनिट 2 है शेयर बेस्ड पेमेंट, और एक है आपका चैप्टर नंबर 3 इंडेक्स 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। इन दोनों चैप्टर्स को और मिला लें अपन, तो आपका जो ये मॉड्यूल 1 है, इस मॉड्यूल 1 के 2 चैप्टर हो गए, चैप्टर नंबर 3 और आपका 5 का ये 2 पार्ट। इसमें अराउंड ये मान लीजिए कि आराम से 10 मार्क्स के दोनों में मिला के क्वेश्चन आएंगे मॉड्यूल नंबर 1 में से। तो मॉड्यूल नंबर 1 में से दोबारा अपन रिवाइज करें, देखें एक बार, तो चैप्टर नंबर 3 का जो है ये चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 5 का जो है यूनिट 2 शेयर बेस्ड पेमेंट, दोनों मिला के 10 नंबर का तो इसमें हो जाएंगे। और ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट और लीज में अराउंड 8 मार्क्स का ही मान लो, तो ये हो गया 18। और ये जो मैंने आपको बताया था कि इधर एम्प्लॉयज बेनिफिट, इनकम टैक्स और अर्निंग पर शेयर है, तो 15 ही हो जाएगा। तो आप ये रफली अपन देख के चलें, तो जो मॉड्यूल नंबर 1 है उसमें से अराउंड 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये मॉड्यूल नंबर 2 है, इसमें से अगर हम एवरेज 8 मार्क्स का मान लें, 3 में अपन मान लीजिए 15 तक आ जाता है, लेकिन अपन 10 मान लेते हैं। और 4th मॉड्यूल में मैंने जो आपको 3 चैप्टर बताए हैं, ये इसमें एक तो जो 4th मॉड्यूल और जो 3rd मॉड्यूल के कंबाइंड बेसिस बात करें तो 12, 13, 14 3 चैप्टरों में अपन ने 45 मार्क्स बताए हैं। तो आप ये मान के चलिए, तो ये 60, 70 यानी अराउंड 78 मार्क्स हो रहे हैं। लेकिन अपन उसको और कम कर दें तो 70 मार्क्स के क्वेश्चन तो इन चैप्टर्स में से आराम से पूछे जा सकते हैं। तो ये करके और आप ये मान लीजिए 70 मार्क्स तक के तो आपको इजीली मिल जाएंगे बिना किसी हेडेक के। तो ये जो चैप्टर है इसका वॉल्यूम की बात करें तो टोटल जो एफआर है इसके वॉल्यूम का अराउंड, जो ये चैप्टर बताए मैंने, ये अराउंड 45% आ रहा है। लेकिन ये 70 मार्क्स तक का पेपर इसमें से आपका मिल जाएगा। अब इसमें से भी देखो, जो मैंने चैप्टर बताए आपको, ये चैप्टर सारे के प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। तो इसमें जो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं और जो प्योर थ्योरेटिकल इलस्ट्रेशन है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है उनमें, तो ऐसे चीज़ों को आप जो है वो छोड़ सकते हो। और जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व है ऐसे एग्जाम्पल आपको करने हैं। इसके बाद में अगर मान लीजिए आपको टाइम नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके पास होने के लिए, अच्छे स्कोर लाने के लिए सफिशिएंट है। और अगर मान लीजिए आपको टाइम मिलता है तो आप रिमेनिंग चैप्टर्स जो भी हैं उस रिमेनिंग चैप्टर्स के केवल एग्जाम्पल सोल्व कर लें। तो अगर आप एग्जाम्पल भी सोल्व करते हैं रिमेनिंग चैप्टर के, तो आप मान लीजिए कि आपका अराउंड 100 मार्क्स का पेपर आ जाएगा, यानी 95 से 100 मार्क्स का पेपर आप करने की पोजीशन में आ जाओगे। इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इसलिए पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने के बजाय आप इसको ए और बी कैटेगरी में कर लो। और ए और बी में भी अगर मान लीजिए आपको टाइम मिल जाता है तो इसकी एफआर की जो रिमेनिंग थ्योरी है या जो एग्जाम्पल है, जो थ्योरेटिकल बेस है, ये आप स्टडी कर सकते हो। और
इसके अलावा आप जो RTP, MTP और जो पास्ट एग्जाम के सजेस्टेड है ये कर सकते हो। तो अगर अपन सिस्टमेटिक तरीके से वर्क करेंगे तो ये FR में पास होने की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स अक्सर फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो 100% सिलेबस को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 100% सिलेबस रिवाइज हो नहीं पाता, उसका कंप्लीट हो नहीं पाता और वो स्ट्रेस में रहते हैं और स्ट्रेस में स्टडी नहीं हो पाती है। इसलिए आपको स्टडी करते समय ABC कैटेगरी के साथ ही वर्किंग करनी चाहिए। यानी सबसे पहले A कैटेगरी उन चैप्टर्स को करो जिसके बेसिस पे अपन कम से कम पास होना तो एश्योर करें। उसके बाद B कैटेगरी का मतलब है कि जिसमें और अच्छे स्कोर करने के लिए अपन एश्योर करें, और जो C कैटेगरी का मतलब है कि फिर तो सारा ही पढ़ना है जिससे कि अपन 100% स्कोर कर सके, इस पोजीशन में आ जाए। लेकिन मैक्सिमम बच्चों का जो रिक्वायरमेंट होता है वो 100% स्कोर का नहीं होता है, वो कम का होता है। तो आप इस तरीके से वर्किंग करके, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, और आप अच्छा स्कोर ला सकते हो और स्ट्रेस फ्री रह के स्टडी कर सकते हो। तो आप ये चीज़ आराम से करें। और FR में जितना क्रिएट हुआ कि ऐसा बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। बस टफ जब लगती है जब आप पूरे लाइन से पढ़ना चालू कर देते हो और आपको लगता है कि मेरे पास टाइम कम पड़ रहा है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिस्टमेटिक ABC कैटेगरी के हिसाब से वर्किंग करोगे तो ये आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा और आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे आराम से। थैंक यू।